Hello everyone, in this video I am going to cover the introduction part of chapter 11 areas related to circles class 10th NCERT Mathematics। अगर आप इस चैप्टर का नेम देखें तो नेम से ही बहुत क्लियर है कि हम इस चैप्टर में सर्कल के साथ रिलेट होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके फार्मूलाज, उनको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उन फार्मूलाज को कैसे ड्राइव किया जा सकता है, राइट। और फिर उनका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड आपको एप्लीकेशंस दी जाएंगी जिसके बेस पे आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलिए जल्दी से कवर करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले तो कुछ टर्म्स हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पहले से ही पढ़ रखी हैं, राइट। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल। आप सबको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, द रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री के अंदर जितना रीजन इनक्लोज्ड होता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इस प्लेन के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो ये जो सर्कल है इस प्लेन के सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट। कौन कौन सा? वन इज एक्सटीरियर, वन इज इंटीरियर एंड थर्ड वन इज ऑन द बाउंड्री, राइट। कुछ पॉइंट्स होंगे जो इसके एक्सटीरियर में लाई करेंगे, कुछ पॉइंट होंगे जो इसके इंटीरियर में लाई करेंगे और कुछ पॉइंट्स होंगे जो बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो प्लेन है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? टोटल 3 पार्ट्स में, राइट। व्हाट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्कल? द रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री इज कॉल्ड द एरिया ऑफ एनी 2D शेप, राइट। अब देखो ये फॉर्मूला तो हमें पहले से ही आता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सेकेंड इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, द टोटल डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री और द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। मतलब अगर हमारे पास कोई सर्कल है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये हमारे पास ओपन करने के बाद ये क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी, है ना। मतलब ये वायर है अगर कोई, तो मैं इस वायर को ओपन करूं तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आ जाएगा। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी जितनी लेंथ होगी वो क्या है? द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? दैट इज 2πr। ये दोनों चीज़ें तो हमने पहले से ही पढ़ रखी हैं, है ना, कि सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं और सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? एक हमने पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल और दूसरा हमने क्या पढ़ा है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास था πr स्क्वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास था 2πr। ये तो हमने लिखे रेडियस की टर्म्स में। क्या हम इसको डायमीटर्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। रेडियस कैन बी रिटन एज पाई d अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड द फॉर्मूला विल बी पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एंड सर्कमफेरेंस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ डायमीटर। हाउ वी कैन राइट? रेडियस 2 पाई r, 2r कैन बी रिटन एज d, है ना। डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, तो सर्कमफेरेंस कैन बी रिटन एज पाई d। इतना आपको क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब शुरू करते हैं सर्कल के साथ रिलेट करने वाले डिफरेंट एरियाज के बारे में। अब हम बात करते हैं अगर सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल। हाफ ऑफ द सर्कल का एरिया कितना होता है? अगर आप इसकी बात करें, दिस इज द हाफ व्हेन द डायमीटर इज डिवाइडिंग द एरिया ऑफ द सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? सेमी सर्कल का एरिया होता है सर्कल के एरिया का हाफ, दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट। एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, तो 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। और क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है? क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री और सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। और क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, राइट। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा? 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स हमने सर्कल के एरिया को किससे डिवाइड कर देना है? 4 से डिवाइड कर देना है, राइट। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, what is the perimeter of the semicircle? Perimeter of semicircle is, this is total length is 2πr। तो अगर टोटल लेंथ 2πr है तो हाफ कितना हो गया? πr, और साथ में डायमीटर भी है, 2 रेडियस भी लिख सकते हैं प्लस d भी लिख सकते हैं, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, πr प्लस
2r, और इसमें से आप रेडियस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई प्लस 2। वो डिपेंड करता है कि आपको MCQs है और आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप उसी फॉर्म में अपने आंसर को एक्सप्रेस करेंगे, राइट। मतलब आपके पास ये रिलेशन तो आपको याद ही रखना है ना कि 2r इज इक्वल टू डी होता है ना, डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर होता है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 1/4 of the area of the circle, that is pi r square divided by 4. And what is the perimeter? Perimeter of quadrant is, perimeter of quadrant means हमें इसकी बाउंड्री में जो भी आ रहा है उस सारी लेंथ को ऐड करना है। दिस इज आवर क्वाड्रेंट, राइट। क्या क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 2 रेडियस है और सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उसका कितना हिस्सा आ रहा है, 1/4 पार्ट, राइट। तो वी कैन से दिस इज 2 पाई r, दिस इज द टोटल सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना हो गया, पाई r बाय 2 प्लस डबल ऑफ रेडियस 2r, दिस इज पाई r डिवाइडेड बाय 2 प्लस डबल ऑफ द रेडियस। ये किसका पेरीमीटर होता है, दिस इज पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। Okay, now if I will draw 4 diameters of the circle, this is first diameter, this is second diameter, this is third diameter, and this is fourth diameter. These 4 diameters we can consider them as D1, D2, D3 and D4. They are dividing the entire circle into how many parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 equal parts, right? तो हर एक पार्ट का एरिया कितना होगा, आप सर्कल के एरिया को पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो आपके पास एरिया किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर विल बी देयर, राइट। एक पार्ट का एरिया आपके पास आ जाएगा। अगर हमने एक पार्ट का एरिया निकालना है तो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स बने थे, 8 पार्ट्स, तो आपके पास एक पार्ट का एरिया आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले तो सेक्टर होता क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स सर्कल में बनते हैं, सेक्टर कौन सा रीजन होता है जिसको हम सेक्टर बोलते हैं, उस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, माइनर सेक्टर कौन सा होता है, मेजर सेक्टर कौन सा होता है, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हुआ है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विद द सेक्टर। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले तो सेक्टर होता क्या है, द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड 1 आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, 1 आर्क ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखो अगर मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज इट्स सेंटर, मैं इसके 2 रेडियस ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस एंड दिस। अगर आप एक सर्कल पेपर पे ड्रॉ करें और आप इस तरह से 2 रेडियस ड्रॉ करें और इस पार्ट को आप अलग कर दें तो आपके पास सर्कल के जो जितना भी एरिया उसके 2 हिस्से बनेंगे, है ना। एक बनेगा ये वाला पार्ट और एक बनेगा ये वाला पार्ट। इनको बोलते हैं सेक्टर्स, दोनों को सेक्टर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड दिस वन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। माइनर सेक्टर होता है द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड माइनर आर्क। मैंने सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, इसने सर्कल की बाउंड्री को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। दिस एक तो ये वाला आर्क था छोटा वाला और एक बड़ा वाला आर्क था, है ना। दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क, राइट। जो माइनर सेक्टर होता है वो क्या होता है, द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड माइनर आर्क। जो मेजर सेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब इनको लिखना कैसे है, क्या दोनों को ए ओ बी लिखेंगे, नो। जब आपने माइनर सेक्टर को लिखना है तो आपने माइनर आर्क के ऊपर एक पॉइंट लेना है P, और जब आपने मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो आपने मेजर आर्क के ऊपर एक पॉइंट लेना है R। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे माइनर सेक्टर लिखना है, माइनर सेक्टर, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, माइनर सेक्टर इज PORBA, दिस इज AOR,
माइनर सेक्टर AOB PA, राइट, AOB PA। और अगर मैं बोलूं मेजर सेक्टर, हाउ यू कैन राइट मेजर सेक्टर? ARBOA, ARBOA, दिस इज मेजर सेक्टर। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो सेक्टर इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल दिए जाएंगे, बट जब आप इस चैप्टर के ऊपर एक अच्छा होल्ड बना लेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास सैम्पल पेपर में या फिर RD में आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सेक्टर क्या होता है और माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। द रीजन इनक्लोज्ड, ये भी सर्कल के साथ रिलेट होता हुआ एक एरिया होता है, और ये कौन सा एरिया होता है? जो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच में आता है। ये मस्ट है कि यहाँ पे दो रेडियस होने चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट है कि इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो, अगर हम सर्कल के सेंटर पे देखें तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? दिस एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। जब हमने यहाँ पे दो रेडियस ड्रॉ किए तो इसने इस सेंट्रल एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स में। एक जो माइनर सेक्टर होता है उसके एंगल को हम जनरली क्या कंसीडर करते हैं? थीटा कंसीडर करते हैं। और जो हमारे पास रिमेनिंग एंगल बच गया वो कितना है? दिस इज 360 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? मतलब अगर ये 60 डिग्री है माइनर सेक्टर का एंगल, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना आएगा? 300 डिग्रीज। ऑब्वियस सी बात है, राइट। दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब हमारे पास माइनर सेक्टर का जो भी सेंट्रल एंगल है उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया डिपेंड करेगा। देखो, अगर मैं इस तरह से सेक्टर बनाती हूँ तो एरिया कम है। जैसे ही मैंने सेक्टर का एंगल वाइड किया तो हमारा एरिया भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज होता जाएगा तो ये रेडियस और ज़्यादा वाइडर होते जाएंगे, और जितना वाइड होते जाएंगे उनके बीच का एरिया भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। किस पे डिपेंड करता है? ये सेंट्रल एंगल पे डिपेंड करता है। तो जो माइनर सेक्टर का एंगल है उसको हम क्या लेते हैं? जनरली थीटा लेते हैं। और जो मेजर सेक्टर का है दैट इज 360 डिग्री माइनस थीटा। इज इट क्लियर? अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, पहले माइनर सेक्टर का निकालते हैं। माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल है इसको समझना। ये तो है हमारे पास पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा अपॉन 360 का क्या मतलब है? थीटा अपॉन 360 डिग्री का मतलब है उतना एरिया का हिस्सा जो इस थीटा के अंडर कवर हो रहा है, राइट। जितना वाइड हमारा थीटा होगा, जितना बड़ा हमारा एंगल होगा, उतना ही ज़्यादा उसके अंडर एरिया इंक्रीज होता जाएगा। इजंट इट? जितना बड़ा आपका थीटा होगा उसके अंडर एरिया भी उतना ही बड़ा होगा। तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो थीटा किस में से निकाला जा रहा है? टोटल कंप्लीट एंगल 360 में से। 360 में से थीटा जितना पार्ट ले रहा है उस एरिया का उतना हिस्सा, दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर माइनर सेक्टर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेजर सेक्टर? अब आप देखें, माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है ना। तो इसका मतलब आप मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप इस बड़े वाले सेक्टर का ही सेंट्रल एंगल ले लें। इस बड़े वाले सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है? 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये बड़ा वाला एंगल है, ये मेजर आर्क है, तो इसके अंदर एरिया भी होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। तो दिस इज 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के एरियाज कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट कि हम सेक्टर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अगर आप किसी सर्कल के सेक्टर को ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये सेंटर है, ये सेंट्रल एंगल थीटा है, यहाँ पे आपके पास 2 रेडियस हैं और उसके साथ क्या है, आपके पास एक आर्क है। तो अगर आपने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा? पेरीमीटर इज 2 रेडियस, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मीन्स 2 रेडियस, 2 रेडियई एंड 1 आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। इज इट क्लियर? होप इतना समझ में आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क होता क्या है। जैसे लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अगर आप किसी लाइन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो जो आपके पास पार्ट्स बनते हैं वो भी क्या बनती हैं? लाइंस ही लाइन सेगमेंट्स बनते हैं, राइट। ये सारे हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट्स ही हैं। दे आर हैविंग एंड पॉइंट्स। सिमिलरली अगर आपके पास कोई सर्कल है और अगर आप इसकी बाउंड्रीज को ब्रेक करते हो, मान लो ये इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर दिया बीच में से, है ना, तो ये जो पार्ट्स आपके पास बन रहे हैं क्या ये आपको लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं? ये जो पार्ट आपके पास बना है, दिस वन पार्ट, अगर आप इसको देखोगे, इज इट अ लाइन सेगमेंट? बट इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड आर्क, राइट। और अगर मैं सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स लेती हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे 2 आर्क्स बनेगी। दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। अब ये जो पॉइंट है ए और बी, अगर आप इन पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दोगे तो ये सर्कल के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेंगे जिसको हम जनरली क्या कंसीडर करते हैं? थीटा कंसीडर करते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द सेक्टर। अब देखो जितना बड़ा आपका थीटा होगा उतनी ही बड़ी लेंथ ऑफ आर्क होगी। इसका मतलब ये सारी चीजें आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। हर एक आर्क का अपना कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल होता है, माइनर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर होता है, राइट। उसके अकॉर्डिंग ही आपका माइनर सेगमेंट बनेगा, मेजर सेगमेंट बनेगा, मतलब ये सब कुछ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, राइट। तो आपके पास ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, हाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स लेंथ? देखो लेंथ मतलब जितना बड़ा थीटा उतनी ही बड़ी लेंथ ऑफ आर्क आपके पास होगी। तो पहले तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का हिस्सा होती है ना ये। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आपके पास, हाउ वी कैन फाइंड आउट लेंथ ऑफ आर्क? थीटा कितने में से? 360 में से। मतलब 360 में से कितना बड़ा एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। किसको चेक करना चाहते हैं हम? सर्कमफेरेंस के हिस्से को। तो पूरा सर्कमफेरेंस कितना है? 2 पाई आर। अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसका क्या मतलब है कि टोटल कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री है, थीटा के अंडर इस पूरे बाउंड्री का कितना पार्ट कवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। दिस इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये किसका फॉर्मूला है? फॉर माइनर आर्क। तो मेजर आर्क के लिए क्या करोगे? टोटल सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क की लेंथ माइनस कर लो, जहां फिर मेजर आर्क का एंगल लेके सेंट्रल एंगल, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 360 डिग्री माइनस थीटा, आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लें। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर मेजर आर्क। अरे कितना सिंपल है। जब आपने एरिया की बात करनी है तो आपने थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया लेना है। मतलब थीटा के अंडर पूरे एरिया का कितना पार्ट कवर हो रहा है। और जब सर्कमफेरेंस की बात करनी है तो आपने यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लेना है। मतलब लेंथ ऑफ आर्क, कितनी बड़ी लेंथ उस थीटा के अंडर कवर हो रही है।
तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपके पास जो पूछा गया है वो किसके बारे में है, राइट। आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछी गई है, जहाँ आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, राइट। अगर आप देखो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज 180 डिग्री, आपके पास आ जाएगा r कॉमन, तो दिस इज 2 प्लस थीटा पाई अपॉन 180 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं आप सेगमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। The region enclosed by an arc and the chord of a circle is called segment of a circle. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि chord क्या होती है। chord क्या होती है, a line segment whose end point lies on the boundary of a circle. तो इसका मतलब diameter भी chord होती है। Yes, diameter is the longest chord in a circle. ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉर्ड AB। कॉर्ड एक लाइन है, कॉर्ड हमारे पास कोई रीजन नहीं है, वो कोई सर्कल के एरिया का पार्ट नहीं है। कॉर्ड एक क्या है, लाइन है। बट जो कॉर्ड है वो सर्कल के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आप देखो यहाँ पे एक तो ये वाला एरिया है और एक ये ऊपर वाला एरिया है। अगर आप इस एरिया को देखोगे तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। व्हाट इट इज कॉल्ड, सेगमेंट। सेगमेंट एक रीजन है, एक सर्कल का जो रीजन है उसका एक पार्ट है सेगमेंट, राइट। तो दिस इज अ माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। कई बार तो बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि कॉर्ड जो है वो सेगमेंट है। कॉर्ड एक सेगमेंट नहीं है, कॉर्ड एक लाइन है, राइट। और जो सेगमेंट है, सर्कल का सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये एक रीजन्स हैं, ये एरियाज हैं, राइट। तो आपके पास यहाँ पे दो सेगमेंट्स बन रहे हैं, वन इज माइनर सेगमेंट एंड अनदर वन इज मेजर सेगमेंट। अब इन दोनों सेगमेंट्स के एरियाज कैसे निकालने हैं, चलिए हम फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमने एक सर्कल लिया, हमने इसकी बाउंड्री पे दो पॉइंट्स लिए A और B, राइट। इन दो पॉइंट्स ने सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज माइनर आर्क अनदर वन इज मेजर आर्क। अब हम देखें इस माइनर आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को अगर हम सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक सेक्टर बनता है, राइट। और दिस वन एंगल इज थीटा, जो हम जनरली अपने माइनर सेगमेंट का एंगल कंसिडर करते हैं। अगर हम A और B को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट बनेगा, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हर एक जो कॉर्ड होती है, जहाँ एक आर्क ले लें, कॉर्ड है, आर्क है, हर एक आर्क का अपना कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, हर एक कॉर्ड का अपना कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, हर एक आर्क का अपना कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है, हर एक आर्क का अपना कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर है, फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है। ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी, सबसे पहले हमने आर्क लिया, इसी आर्क का हमने सेंटर लिया, इसी आर्क के दोनों पॉइंट्स को हमने सेंटर से ज्वाइन किया तो हमारे पास थीटा एंगल सबटेंड हुआ। फिर इस थीटा का एक कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर बना, इसी का एक कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट भी बना, राइट। अब हमने इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो आप क्या इसमें समझ पा रहे हैं कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जा सकता है? आप ये वाला फिगर देखो, कौन सा फिगर है, दिस इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर हम सर्कल के सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। चलिए पहले निकालते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या एरिया होता है माइनर सेगमेंट का? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब यहाँ माइनर सेक्टर के लिए हमें माइनर
आर पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा P, तो क्या माइनर सेक्टर बनेगा? एरिया ऑफ AOBPA, AOBPA। एरिया को हम AR से डिनोट करते हैं। ब्रैकेट डाल के आपने जो भी फिगर लिया है उसका पूरा नेम लिखेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इज इट क्लियर? अब ये जो AOB ट्राइंगल आपके पास बनता है, इस ट्राइंगल को आपने बहुत ध्यान से देखना है कि आपके पास किस तरह का ट्राइंगल बन रहा है। वैसे तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस तो हमेशा ही होता है। क्यों होता है आइसोसेलेस? बिकॉज यहाँ पे दोनों क्या होते हैं? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये दोनों तो साइड्स हमेशा इक्वल रहती हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस तो बनेगा ही बनेगा। अब ये हमारे पास इक्विलेटरल कब बनेगा? जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। 60 डिग्री होने से क्या होगा? अगर थीटा 60 है तो ये दोनों की वैल्यूज भी कितनी आ जाएंगी? 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और सेक्टर का एरिया निकालना आपने पहले ही सीखा था, दैट इज θ/360 πr²। तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा, राइट? माइनर सेगमेंट आ जाएगा। बट हमेशा तो आपके, और ये एंगल 60 डिग्री नहीं दिया होगा, आपको कोई भी एंगल दिया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, बट अगर ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का नहीं है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा, राइट? तो फिर किस तरह का ट्राइंगल बन सकता है? अगर थीटा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, देखो बेटा, अगर ये 90 डिग्री का है, अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है, तो आप खुद सोचें कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना? और ये दोनों रिमेनिंग एंगल 45 डिग्री के बनेंगे। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा ये इस तरह से। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। अब इसका एरिया निकालना भी बहुत सिंपल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक रेडियस हमारे पास बेस बन जाएगा, एक रेडियस हमारे पास हाइट बन जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली जो कॉर्ड है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। इज इट क्लियर? अब आपके पास देखो, क्वेश्चन ना दोनों तरह से हो सकता है। कई बार वो कैसे क्वेश्चन दे देते हैं कि कॉर्ड की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर है। अगर कॉर्ड की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल बन रहा है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। आपको हर बार सेंट्रल एंगल जो है वो दिया नहीं होगा, आपको उन्होंने डिफरेंट तरह की सिचुएशंस दी होंगी जहाँ से आपको सेंट्रल एंगल को फिगर आउट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे अगर उन्होंने 60 डिग्री सीधा दे दिया तो इक्विलेटरल, राइट? अगर उन्होंने बोल दिया रेडियस और कॉर्ड दोनों इक्वल हैं, तो अगर रेडियस और कॉर्ड इक्वल है तो ये वाला रेडियस भी इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी क्लियर है। अगर ये 90 डिग्री दे रखा है तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल तो कभी नहीं बनेगा। अब ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल आइसोसेलेस। तो ये जो आपके पास दो रेडियस बनेंगे ना, इसमें से एक बेस बनेगा और एक परपेंडिकुलर बनेगा। और जब आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो यू कैन यूज 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। उसी बेस के ऊपर फॉल करने वाली जो हाइट होती है दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। इज इट क्लियर? तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 r इंटू आर, गेटिंग? हाइपोटेन्यूज के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? अब यहाँ पे अगर 60 भी ना दिया हो, 90 भी ना दिया हो, फिर हमारे पास कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी और एंगल दिया जा सकता है। मतलब आप मान लो आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है, एनी एंगल इट कैन बी, है ना? हमारे पास तो 360 डिग्री तक 10th क्लास में सारे एंगल्स हैं, तो 360 डिग्री तक किसी भी एंगल को लिया जा सकता है। तो अब आप ये देखें कि जब आपके पास ये ना तो 60 हो और ना ही 90 हो, मतलब कोई भी एक एंगल थीटा आपको दे रखा हो, तो आपने तब क्या करना है? तब आपके पास एक बहुत ही जिसको आप बोलते हैं सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसको यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। और वो कौन सा फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360
पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाली जो ट्राइंगल बनती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो दो रेडियाई और एक कॉर्ड के साथ मिलके बनती है, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे साइन थीटा जो हमें दे रखा है, अगर थीटा 120 डिग्री आ जाए, मैक्सिमम टाइम जब भी आपके पास सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उन्होंने कोशिश करी होती है कि आपको वही क्वेश्चंस दिए जाएं जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने 5 एंगल्स पढ़े थे, 0 तो चलो हो ही नहीं सकता है ना, 90 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, तो वही एंगल्स इन्होंने मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ले रखे होते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 10th क्लास में आप बहुत इजीली इस फॉर्मूला से इन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको साइन 120 किसी क्वेश्चन में दे रखा है तो साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, √3/2, याद रखना है, राइट। साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू इक्वल होती है √3/2। तो आप डायरेक्टली इस ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अब बात करते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब देखिए, आपने माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर रही है। मेजर सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जो सर्कल के सेंटर को जिसके अंदर सर्कल का सेंटर लाइक करता है ना, जिसके अंदर मेजर आर्क आती है और जो बड़ा वाला एरिया होता है, और सर्कल का सेंटर भी हमेशा मेजर सेगमेंट में ही रहता है, राइट। अब हमारे पास मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट को प्लस करोगे तो पूरे सर्कल का एरिया बनेगा। तो टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। आप पहले माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर लें। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, कौन सा होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने के बाद आप एरिया ऑफ सर्कल निकालें, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि अगर मुझे ट्राइंगल के साथ ही इस सेगमेंट का एरिया निकालना तो मैं कैसे निकालूंगी। पहले तो मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, और मेजर सेक्टर के एरिया में ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा। इस केस में आपको प्लस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेक्टर तो आपका बन रहा है इतना, ये आपके पास है मेजर सेक्टर, राइट, रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड 1 मेजर आर्क। इसका सेंट्रल एंगल बन रहा है आपका 360 डिग्री माइनस थीटा। बट सेगमेंट तो आपका यहाँ तक था ना, तो ट्राइंगल का एरिया तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर अपने ट्राइंगल वाले मेथड से निकालना है तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। और AOB का एरिया आप उसी तरह से निकाल सकते हैं, आइसोसेलेस तो ये हमेशा ही बनता है, राइट। तो अगर आपके पास ये एंगल 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगा लें, 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा लें, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा लगा लें, आपको हर एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट। डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बार पेपर्स में पूछे जाते हैं, राइट। फर्स्ट है एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स सर्कल्स दोज हु आर शेयरिंग अ कॉमन सेंटर, राइट। इफ आई एम हैविंग 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर, दिस इज द सेंटर O, तो आप यहाँ पे देखिए मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ करे हैं जिनका सेंटर सेम है बट रेडियस डिफरेंट है। तो जो आउटर रेडियस है वो ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम कैपिटल R ले लेते हैं, और जो इनर रेडियस है वो थोड़ा छोटा है तो उसको हम स्मॉल r ले लेते हैं। और अगर आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का इनक्लोज्ड एरिया निकालना है तो इस फिगर को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ रिंग। क्या बोलते हैं इसको,
एरिया ऑफ रिंग, राइट। रिंग क्या होता है? एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो क्या करोगे इसके लिए, आप बीच में से खाली है ना ये, तो पहले आप आउटर रेडियस के साथ एरिया निकालोगे, तो वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया जो कवर होगा वो देगा। उसमें से इनर का एरिया क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो पाई आप कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन क्या होता है? वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है? आप खुद सोचिए। अगर मैंने ये पूरा डिस्टेंस है आपके पास, मान लो ये व्हील है, इसने यहाँ से चलना शुरू किया, राइट। अब ये मूव करेगा, जब ये मूव करता जाएगा थोड़ी देर बाद, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, जब ये इसको टच कर रहा है इस जगह पे, ए पॉइंट है ये, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट जो ए है ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर एक बार आएगा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा वापस घूम के, फिर एक पॉइंट फिर से आएगा जहाँ पे ये फिर से सर्कल, ये जो आपका रोड है उसको टच कर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। Is it clear? Distance moved by a rotating wheel in one revolution is equal to circumference of circle. Now the next is number of revolutions completed by rotating wheel in 1 minute. एक मिनट में एक व्हील कितनी रोटेशंस कवर करेगा? किस पे डिपेंड करता है? उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, राइट। और उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। एक मिनट में उसने कितनी रेवोल्यूशंस कवर करी? तो इसके लिए हम क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला क्या बनेगा? खुद सोच के देखिए क्या बनेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड द रेवोल्यूशंस, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? तो क्या आएगा यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्टेंस इन 1 मिनट। अब यहाँ पे 1 मिनट की जगह 1 आवर भी हो सकता था, 30 मिनट्स भी हो सकता था, 20 मिनट्स भी हो सकता था। आपको उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेना है, राइट। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ रोटेशन। मतलब टोटल डिस्टेंस जो एक मिनट में कवर हुआ है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल। तो इफ यू विल डिवाइड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो आपके पास क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस, कितने देर में? 1 मिनट में। तो जो टाइम आपके पास दिया होगा आपने उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो है एंगल मेड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 मिनट एंड एंगल मेड बाय आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 मिनट। अगर हमारे पास जैसे क्लॉक में 2 हैंड होते हैं, वन इज मिनट हैंड एंड अनदर वन इज आवर हैंड, आपको दोनों का एंगल 1 मिनट में कितने डिग्री का बनता है वो आपको निकालना आना चाहिए। अगर हम मिनट हैंड की बात करते हैं, जो मिनट हैंड होता है क्लॉक का, मिनट हैंड जो होता है, दिस इज 12, दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 9, और यहाँ पे दोनों हैंड्स होते हैं। एक होता है लॉन्गर हैंड जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं, और एक होता है स्मॉल हैंड, राइट, जिसको हम आवर हैंड बोलते हैं। जो मिनट हैंड होता है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी देर में कवर करता है? मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करता है 1 आवर में। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में। तो 60 मिनट्स में मिनट हैंड यहाँ से चलेगा, अगर ये यहाँ पे है तो 60 मिनट के बाद ये फिर से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके इसी पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब 360 डिग्री का एंगल कवर करेगा कितनी देर में? मिनट हैंड 1 आवर में। 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल कवर करता है मिनट हैंड, राइट। और 1 मिनट में 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 6 डिग्री का एंगल। आपने याद रखना है कि जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करता है? 6 डिग्री का। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का करता है तो 15 मिनट्स में 3 से 6 तक आने को उसको 15 मिनट्स लगेंगे। तो 15 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल होगा? 15
को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 90 डिग्री। 15 मिनट्स में 90 डिग्री का एंगल। और अगर आप देखेंगे कि हमारे पास 30 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स में 90 + 90 180 डिग्री का एंगल। राइट, इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं आर हैंड की बात। अगर हम आर हैंड की बात करते हैं क्लॉक के, तो आर हैंड जो एक अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, वो कितनी देर में कवर करता है? 12 आवर्स में। राइट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 12 आवर्स में कितने डिग्री, 12 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल कवर होता है? 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। राइट, 12 आवर्स में 360 डिग्री। अब हमें निकालना है 1 मिनट में। तो पहले तो हम आवर्स को मिनट्स में चेंज करेंगे। आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 × 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगर आप इसको कटिंग करेंगे तो 6 × 2 = 12, मतलब आधे डिग्री का एंगल बनता है। आर हैंड 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाता है, हाफ डिग्री का, मतलब 1/2 डिग्री। तो 1/2 डिग्री कितना होता है? हाफ डिग्री, आधा जिसको हम बोलते हैं। तो हाफ डिग्री का एंगल जो बनाता है वो कौन बनाता है? आर हैंड 1 मिनट में। और मिनट हैंड बनाता है 6 डिग्री का एंगल। आपको ये दोनों चीज़ें याद भी रखनी है, क्योंकि पेपर में आएंगी तो आप वहाँ पे कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे। आपको ये टिप्स पे होने चाहिए कि मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाता है 1 मिनट में, और आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है, 1/2 डिग्री का। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें हमें सेक्टर्स बना के वर्टिसेस पे दिए होते हैं, कई बार सेम रेडियस के, कई बार डिफरेंट रेडियस के। कोई फिगर दे रखा होता है, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है ना, ट्रायंगल भी हो सकता है। जैसे उन्होंने यहाँ पे 3 सेक्टर्स आपको काट के दे रखे हैं और उन्होंने बोले ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ना ट्रायंगल के, ये उन सेक्टर्स के सेंटर्स हैं। फर्स्ट जो सेक्टर है वो 35 रेडियस का है, सेकंड सेक्टर है 40 रेडियस का, और थर्ड सेक्टर है 60 रेडियस का। तो आप ये देखें कि अगर एक सेक्टर की बात करते हैं तो ये और ये दोनों रेडियस होते हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है? सेम। यहाँ पे भी ये दोनों रेडियस होते हैं और इन दोनों की लेंथ सेम होती है। तो अब आपको अगर बोला जाए कि आप इन तीनों सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? यू कैन से थीटा अपॉन 360 πr², राइट, πr1²। सेकेंड इज थीटा अपॉन 360 πr2²। this is θ1, this is θ2, and this is θ3 upon 360 πr3²। क्योंकि यहाँ पे रेडियस भी डिफरेंट थे, तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? π/360 आपके पास कॉमन आ रहा है। राइट, उसके अलावा आपके पास, अब इस क्वेश्चन में आप देखें, अगर आपके पास थीटा भी डिफरेंट है और रेडियाई भी डिफरेंट है, तीनों सेक्टर्स की रेडियस डिफरेंट है, तो क्या ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे? अगर आपके पास θ1, θ2 और θ3 किसी की भी वैल्यू नहीं दे रखी है और आपके पास तीनों रेडियस भी डिफरेंट दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब हमारे पास तीनों रेडियस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर हमारे पास तीनों रेडियस सेम होते हैं तो यहाँ से हम r² कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा? θ1 + θ2 + θ3। जहाँ तो हमारे पास एंगल्स दिए होने चाहिए, जहाँ फिर सारे रेडियस जो हैं हमारे पास सेम दिए होने चाहिए। राइट, अब θ1 + θ2 + θ3 की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। दिस इज π/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इंटू r²। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी π/2 r²। सिमिलरली अगर आपके पास ये ट्रेपीजियम है, तो अब ट्रेपीजियम में 4 एंगल्स होते हैं और ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनके रेडियस हमें क्या दे रखे हैं? सेम दे रखे हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, जहाँ फिर एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन निकालना है। तो अब क्या करेंगे? चलिए मान लीजिए यहाँ पे हमें एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन निकालना है, तो अनशेडेड के लिए आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, और 4 सेक्टर्स का एरिया निकाल
निकालने के लिए भी यहाँ पे आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के हमने इसमें कवर कर लिए हैं, तो बाकी हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।